हाँ तो बच्चों, कल हम लोग डीयू पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का डीयू निकालना सीख लिया था, हैलाइड्स का डीयू निकालना सीख लिया था, और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का डीयू निकालना सीख लिया था। अब अभी अभी यही चैट बॉक्स में बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है कि उसे C6H12 का डीयू नहीं समझ में आया। C6H12 तो हाइड्रोकार्बन, इसका डीयू निकालने के लिए मैंने कल क्या बताया था आपको, डायरेक्ट क्या काम करेंगे, एल्केन बनाए। एल्केन क्या है, CnH2n+2, तो ये हो जाएगा CnH2n+2, ये एल्केन बनेगा। CnH2n+2 बन गया C6H14, ये एल्केन बन गया। डीयू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई, यहाँ 14 हाइड्रोजन है, यहाँ 12 हाइड्रोजन, 2/2, 2/2 बन गया बेटा 1, तो C6H12 का डीयू आ गया 1। इसका मतलब या तो इसमें एक रिंग है, पहला ऑप्शन, या क्या हो सकती है, इसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है। तो अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसके भी स्ट्रक्चर तो कई सारे बन सकते हैं, नॉर्मल नॉर्मल बना के देख लो, 3, 4, 5, 6, एक ये स्ट्रक्चर बन सकता है। क्या साइड चेन नहीं निकल सकती, बिल्कुल निकल सकती है इसमें से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है, और भी स्ट्रक्चर बन सकता है भाई, ये भी बन सकता है ना। तो C6H12 के मतलब 12-15 जितने भी स्ट्रक्चर बन जाएंगे उनके बारे में स्टडी कर लेंगे। जितने भी स्ट्रक्चर 12-15 बनेंगे उनके बारे में हम लोग स्टडी कर। अच्छा, एक रिंग, ये तो डबल बॉन्ड वाले बता रहा हूं, एक रिंग हो, उसका एक स्ट्रक्चर तो ये बन सकता है जिसमें एक रिंग प्रेजेंट, और ये भी बन सकता है 5 कार्बन की रिंग है, एक साइड चेन, ये भी बन सकता है 4 कार्बन की रिंग है, 2 साइड चेन, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो C6H12 का डीयू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एनी अदर प्रॉब्लम बेटे, संजीवनी आपको समझ में आया, जल्दी जल्दी जवाब दो बेटे, आगे बढ़ाऊं मैं। वेरी गुड, चलिए अब हम लोग वे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित, ऑक्सीजन तक का कल हमने कर लिया था, इनके लिए डीयू कैसे निकालें। बस मान लीजिए मैं कह रहा हूं C5H5N, और इसके लिए मुझे डीयू निकालना, तो पहला केस, सबसे पहला स्टेप, रिमूव नाइट्रोजन एटम्स एंड subtract same number of हाइड्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन एटम हटा दो और उतने ही हाइड्रोजन एटम भी हटा दो। समझ बात आ रही, तो नाइट्रोजन एटम एक ही नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन हटा देंगे और उतने हाइड्रोजन भी हटाएंगे, तो उतनी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन भी हटाओ, तो क्या बच गए, C5H4। अब तो बन गया हाइड्रोकार्बन, अब तो आसानी से निकाल सकते हैं, निकालो। C5H4 का डीयू कैसे निकालेंगे, एल्केन बनाओ, C5H कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा एल्केन। अब क्या है, डीयू निकालना, डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12 में से 4, कितने बचे, 8, 8/2, 8/2 कितना आ गया, 4। जो कंपाउंड मैंने सोच के आपको डीयू निकालने दिया था वो कंपाउंड पाइरीडीन है।
क्या इस कंपाउंड का DU 4 आ रहा है? बिल्कुल 4 आएगा। इसमें एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है, तो टोटल 4 आ जाएगा इस कंपाउंड का DU। और मैं निकालने के लिए बताती हूँ, C4H5N, DU निकालो बेटा जल्दी फटाफट। क्या करेंगे? वही नाइट्रोजन एटम हटा देंगे और उतने ही हाइड्रोजन एटम भी हटाए, तो हटा दीजिए। C4 एक ही नाइट्रोजन, तो एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, H4 बचेगा। अब क्या काम करें? एल्केन बना लो, C4H10। अब DU निकालना है, क्या काम करें? डिफरेंस इन हाइड्रोजन, 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6, 6/2, कितना आ जाएगा? 3। जो कंपाउंड सोच के मैंने दिया था वो पायरॉल, ये कंपाउंड था मेरे पास, इसका मैंने आपसे DU निकलवाया। देखो एक रिंग है और 2 डबल बॉन्ड है, तो DU कितनी आ जाएगी? 3। यही 4 पार्ट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, DU निकालने। अब मैं सबको मिला के कॉन्साइज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबको कॉन्साइज, वेरी गुड। खुशी, संजीवनी, सबने सही आंसर निकाला है बेटे। अब सबको मिला के मैं कंसाइज कर रहा हूं और कंसाइजेशन समझा। देखिए मैं कंसाइज कर रहा हूं DU निकालने के लिए। हमने पहले क्या काम किया? DU निकालने का तरीका सीखा हाइड्रोकार्बन्स के, और उसके लिए मैंने फॉर्मूला दिया, डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन परमाणुओं में अंतर, डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला मैंने। दूसरी बात मैंने आपसे क्या कही? अगर हेलोजन है तो हेलोजन हटा दो और उतने ही हाइड्रोजन जोड़ दो, तो जोड़ देंगे। तीसरी बात मैंने क्या कही? अगर ऑक्सीजन है तो मैंने कहा ऑक्सीजन सिर्फ हटा देना है, उसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं। तो ऑक्सीजन है तो छोड़ देंगे, ट्रिक बताया दे। अगर नाइट्रोजन है तो मैंने क्या कहा? नाइट्रोजन हटा दो और उतने ही हाइड्रोजन परमाणु घटा दो, तो नाइट्रोजन है तो घटा दे। ट्रिक याद हो गई? अगर हेलोजन है तो जोड़ देंगे, ऑक्सीजन है तो छोड़ देंगे, नाइट्रोजन है तो घटा देंगे। क्या घटाएंगे? हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोजन परमाणुओं की ही बात कर रहे। ये बेटे आपके पास। अब बेटे मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, और क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं और स्ट्रक्चर से आप DU निकालो, और स्ट्रक्चर से DU निकालने का तरीका मैंने बता रखा है आपको कि आप क्या काम करोगे, सारी रिंग और सारे पाई बॉन्ड जोड़। चलिए एक क्वेश्चन, कैलकुलेट DU ऑफ, नंबर पहला, इसका आपको DU निकाल। क्या करें? रिंग और डबल बॉन्ड खोजे, कितना आएगा कोई मुझे बता सकता? जल्दी बोलो, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। देखो बेटा मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको कहोगे सर स्ट्रक्चर तो बना हुआ। अगर आपने
अकल नहीं लगाई तो आप इसका DU1 बताओगे, क्योंकि एक ही रिंग दिखाई दे रही है आपको, कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। कैसे? NH2 में तो कोई होता नहीं, Br में तो कोई होता नहीं, Cl में कोई होता नहीं, COOH में एक डबल बॉन्ड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये होता है COH। OH में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, पाई बॉन्ड मतलब नहीं है, डबल का मतलब डबल की बात नहीं कर रहे हम, तो पाई बॉन्ड निकाल रहे, तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई, और इसमें कोई पाई बॉन्ड है? हाँ है, CHO में पाई बॉन्ड होता है। तो अब बताइए इसका DU कितना है? इसका DU 3 है। क्लियर? समझ में आता है कि एक रिंग है और दो पाई बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर स्ट्रक्चर दिया गया है तो डायरेक्ट ही स्ट्रक्चर को देखकर हम लोग निकाल। चलो पहला, एक यहीं पर क्वेश्चन दे देता हूं जिससे कि मुझे आगे वाले पेज पर आसानी हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं यहीं पर दे देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। ये तो ए था, अब क्वेश्चन नंबर बी। बेटा अगर 3D स्ट्रक्चर, जैसे क्वेश्चन नंबर बी कह रहा हूं, क्यूबेन, CUBAN, क्यूबेन का मुझे DU फाइंड आउट कर। क्यूबेन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना, एक क्यूब बनेगा जिसमें सारे डबल बॉन्ड लगे। बेटा आप देख रहे हो कि ये एक 3D स्ट्रक्चर, इसके 6 फेस हैं, लेकिन 6 के 6 फेस हमको दिखाई नहीं दे सकते एक जगह खड़े होकर। ये पीछे वाले फेसेस हमको दिखाई नहीं देंगे अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊं। तो 3D स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसकी 3 डायमेंशंस है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है बेटे, नॉर्मल स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ बना के आपको दिखा दी। 3D एक आध दो कभी कोई पूछा जा सकता है, वैसे जनरली कोई पूछा नहीं जाता। 8 कार्बन, तो 3D स्ट्रक्चर के लिए हमको फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। तो 8 कार्बन हो गए C8, हर कार्बन से 3 बॉन्ड लगे, इसका मतलब एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ, क्योंकि चौथी वैलेंसी कंप्लीट करनी, तो हो गया H8। अब इसका DU निकाल, क्या बन जाएगा? C8, H कितना हो जाएगा? 18। हाइड्रोकार्बन में एल्केन बना लेंगे। एल्केन बनाने के बाद DU निकालने के लिए क्या काम करते हैं? डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 18 माइनस 8 बाई 2, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/2। 10/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। अगर आप लोग नॉर्मल निकालें कि हम तो एक एक साइकिल को देख के निकालेंगे, तो आप इसका DU6 लिखाएंगे, जो गलत हो जाएगा। 3D स्ट्रक्चर्स में आप क्या काम करेंगे? सारे फेस एक समय नहीं देखे जा सकते, इसलिए आप क्या काम करेंगे? उसका फॉर्मुलेशन निकालेंगे, उसके बाद DU निकालेंगे। वेरी गुड खुशी, सही है। ये हो गई पहली बात। नेक्स्ट, हेडिंग डालिए कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स, वैसे तो जनरली कॉमन नेम ज्यादातर आपको याद ही रखने पड़ेंगे, लेकिन मैं उनको याद करने के कुछ रूल्स लिखा रहा हूं। रूल नंबर 1, यदि यौगिक में एक ही कार्बन परमाणु और वह परमाणु या वह कार्बन परमाणु क्रियात्मक समूह का भाग, क्रियात्मक समूह का भाग है,
तो उसे फॉर्म कहा जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए HCOOH, इस यौगिक में एक ही कार्बन परमाणु, और जो कार्बन परमाणु वो क्रियात्मक समूह का भाग है, COOH का भाग है वो कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। बेटा नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, नाम हिंदी में कोई नहीं लिखेगा। IUPAC नाम भी इंग्लिश में लिखेगा, कोशिश करिए फॉर्मिक एसिड। नहीं तो हिंदी में मात्राओं की बहुत गलतियां होती हैं, आप जो है इतनी शुद्ध हिंदी लिखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगला HCONH2, CONH2 एमाइड है, क्रियात्मक समूह अम्ल एमाइड, और इसका नाम होता है फॉर्मामाइड। क्यों? एक ही कार्बन है, और जो कार्बन है वो क्रियात्मक समूह का भाग। चलिए HCHO, CHO एल्डिहाइड समूह है, और HCHO एक यौगिक है जिसमें एक ही कार्बन परमाणु है और वह क्रियात्मक समूह का भाग है। नाम बताइए। फॉर्मल डिहाइड। नेक्स्ट HCOCl, COCl अम्ल क्लोराइड, क्रियात्मक समूह। कार्बन कितने? एक ही कार्बन है, ये तो क्लोरीन, नाम होगा फॉर्माइल क्लोराइड। तो मैंने आपको बताया यदि यौगिक में एक ही कार्बन परमाणु और वह कार्बन परमाणु क्रियात्मक समूह का भाग है तो इसे फॉर्म कहा जाए। समझ में आ गया? फटाफट वाई टाइप कर दिया करो, अगर जिसको भी समझ में आ जाए। कोई दिक्कत हो तो एन टाइप करो, मैं दोबारा से आपको समझाऊं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? यदि यौगिक में दो कार्बन परमाणु उपस्थित और उनमें से एक क्रियात्मक समूह का भाग हो, क्रियात्मक समूह का भाग है, तो उसे एसिड कहा जाएगा। एसिड कहा जाएगा अगर उनमें से एक क्रियात्मक समूह का भाग है तो उसे एसिड कहें। देखिए CH3COOH, दो कार्बन जिनमें से एक क्रियात्मक समूह का भाग है COOH, नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। CH3CHO नाम हो जाएगा एसिटल डिहाइड। अभी कुछ बच्चे बाहर हैं क्या? बेटा आप लोगों का नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर रहा है, नेटवर्क सही कीजिए। और बता देते CH3COCl नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड।
अच्छा, CH3CN, ध्यान दो, अगर साइनाइड का कार्बन काउंट किया जाएगा तो इसे नाइट्राइल लिखा जाएगा, और नाइट्राइल से पहले O लगा देते, तो 2 कार्बन है, दूसरा कार्बन क्रियात्मक समूह का कार्बन है, नाम हो जाएगा एसीटो नाइट्राइल। एक और, इसमें बेटा कार्बन तो 3, परंतु इससे छोटा कीटोन संभव नहीं, 2 कार्बन का कीटोन नहीं हो सकता, क्योंकि कीटोन का मिडिल फंक्शन ग्रुप है, कीटोन का क्रियात्मक समूह बीच में आता, इसलिए इसका नाम भी एसीटोन दिया गया, क्योंकि दूसरे कार्बन पे क्रियात्मक समूह है। ये ध्यान रखना, ये स्पेशल केस। तो मैंने दो केस आप लोगों को अब तक समझाए। पहला केस मैंने आपको ये समझाया कि यदि एक ही कार्बन है और वो क्रियात्मक समूह का भाग है तो उसे क्या कहेंगे, फॉर्म। 2 कार्बन है और वो 2 कार्बन में से एक क्रियात्मक समूह का भाग है तो उसे क्या कहेंगे बेटे, एसिड। चलिए 3, रूल नंबर 3, तीसरा नियम, यदि यौगिक में तीन कार्बन परमाणु और C1 व C2, मतलब पहले कार्बन और दूसरे कार्बन, अब ये कोई नंबरिंग नहीं कर रहा, कहीं से भी गिनो जहां पर हो, पहले कार्बन C1 व C2 के मध्य, यहां मैं कोई IUPAC नंबरिंग नहीं सिखा रहा, के मध्य द्विबंध तथा तीसरा कार्बन परमाणु क्रियात्मक समूह का भाग, क्रियात्मक समूह का भाग है, तो इसे एक्रल, ACRAL, एक्रल कहा जाए। अब ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, रूल याद कर लोगे तो उसमें 4 5 6 जितने भी टाइप आएंगे सारे याद हो जाए, अन्यथा सबका नाम अलग अलग याद रखना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं पहले और दूसरे कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध, और तीसरा कार्बन परमाणु क्रियात्मक समूह का कार्बन परमाणु है, तो इसका नाम हो जाएगा एक्रल्डिहाइड, क्योंकि ये एल्डिहाइड, एक्रल्डिहाइड। समझ में आता है? जैसे CN, तो नाम हो जाएगा एक्राइलो नाइट्राइल। कार्बन गिन रहे हो ना, तो अगर कार्बन गिन रहे हो तो नाइट्राइल कहें, 3 कार्बन, तीसरा कार्बन क्रियात्मक समूह का भाग, पहले व दूसरे कार्बन के मध्य द्विबंध। खुशी, संजीवनी, आप सब लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी मुझे आंसर दीजिए। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, रूल नंबर 4। अच्छा चलो एक और कर लेते हैं, यहीं पर जगह है। गुड कृतिका, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, अच्छी बात। COOH, इसका नाम है एक्राइलिक एसिड, एक्राइल वर्ड यूज किया। ये कौन सा था, रूल 3। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, यदि यौगिक में
3 कार्बन परमाणु हैं, उपस्थित हैं और C1 व C2 के मध्य द्विबंध है तथा C3 सामान्य कार्बन है, मतलब क्रियात्मक समूह का नहीं, सामान्य कार्बन परमाणु, तो इसे एलिल या एलाइल कहा जाएगा। तीसरा वाला ये रूल था कि 3 कार्बन परमाणु है और तीसरा कार्बन परमाणु क्रियात्मक समूह का कार्बन परमाणु, पहले और दूसरे के मध्य द्विबंध और तीसरा कार्बन परमाणु क्रियात्मक समूह का कार्बन परमाणु। यहां मैं कह रहा हूं पहले और दूसरे के मध्य द्विबंध और तीसरा कार्बन परमाणु सामान्य कार्बन परमाणु, वो क्रियात्मक समूह का नहीं है, तो उसे एलाइल कहा जाएगा, एलिल कहा जाएगा। जैसे देखो इसके आगे तुम Cl लगा दो बेटा, तो ये एलिल हो गया, एलिल से क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। अच्छा चलो बेटा, इस एलाइलिक कार्बन से आप OH लगा दो तो ये हो जाएगा एलाइल एल्कोहल। अब यहां पर एक बात और बहुत प्यारी समझ में आती है कि ये वाला जो कार्बन है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला जो तीसरा कार्बन है, ये जो तीसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। ये तीसरा कार्बन क्या कहलाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट बाद वाला जो कार्बन होगा उस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहेंगे। और इससे जुड़े हाइड्रोजन परमाणु क्या कहलाएंगे? एलाइलिक हाइड्रोजन परमाणु या एटम्स। तो यहां पर एक नई चीज और समझ में आ गई, एलाइल समूह तो समझ में आया ही, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन कहे जाते। ये हो गया हमारा बेटा रूल नंबर 4। अच्छा, रूल नंबर 5 क्या? यदि यौगिक में चार कार्बन परमाणु उपस्थित हैं और C2 तथा C3 के मध्य द्विबंध तथा C4 परमाणु क्रियात्मक समूह का भाग है, तो इसे क्रोटॉन या क्रोटाइल कहा जाएगा। अगले पन्ने पर लिख रहा हूं,
कह रहा है कि यौगिक में 4 कार्बन परमाणु, तो चलिए 4 कार्बन परमाणु लिखे दे रहे हैं। दूसरे व तीसरे कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध हो, तो दूसरे और तीसरे कार्बन परमाणु के मध्य हमारे पास द्विबंध है। चौथा कार्बन परमाणु क्रियात्मक समूह का कार्बन परमाणु हो, तो क्रियात्मक समूह यहाँ CHO है और चौथा कार्बन परमाणु कार्बन है, चौथा कार्बन परमाणु क्रियात्मक समूह का भाग है। तो चलिए, तो दूसरे व तीसरे के मध्य द्विबंध और चतुर्थ कार्बन परमाणु क्रियात्मक समूह का भाग है, तो इसे क्रोटॉन कहा जाए। अब ये CHO एल्डिहाइड होता है, इसका नाम हो जाएगा क्रोटोनल डिहाइड। अगला, ऐसे दिया जाए, क्या नाम हो जाएगा? क्रोटोनिक एसिड या क्रोटोनोइक एसिड। ये कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पर हम लोग जो है कॉमन नेम करते। इनका फायदा ये है कि क्वेश्चन ये आ जाए कि क्रोटोनल डिहाइड का IUPAC नाम बताइए, तो IUPAC नाम करना तो आपको आता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि क्रोटोनल डिहाइड का IUPAC नाम, तो उस समय आपको क्रोटोनल डिहाइड का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, तभी कर पाओगे। जैसे देखो, अब अगर स्ट्रक्चर मालूम तो आप आसानी से IUPAC नाम कर सकते। इसका हमें IUPAC नाम करना। IUPAC रूलिंग ये कहती है कि नंबरिंग वहां से करो जहां से फंक्शन ग्रुप सबसे नजदीक हो, तो 1 2 3 4 नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इनल, क्योंकि एल्डिहाइड को अल कहते और 2 पे डबल बॉन्ड लगा। लेकिन ये बेटा आप तब तक नहीं कर पाते जब तक आपको कॉमन नेम के स्ट्रक्चर्स नहीं आते। ये मैंने आज आपको कॉमन नेम के कुछ स्ट्रक्चर्स बताए। अब इसमें जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स यूज होते हैं कॉमन नेम में, उनकी बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट टर्न पर। हम लोग कौन कौन से इसमें ग्रुप यूज होते हैं और कॉमन नेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की भी बात करें। तब तक आप इतना तैयार करके आइए और घर में अपना खास ख्याल रखिए, सुरक्षित रहो और खुश रहो। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में।